हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, ठीक ही रहना चाहिए। देखिए, आज के वीडियो क्लास 12th के लिए है ना। और आज जो हम चैप्टर 5 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मतलब वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये दूसरा यूनिट में जो है ये 5वां चैप्टर शुरू होता है। देखिए, इसमें इस चैप्टर में वास्तव में आपको पूरे जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, आनुवंशिकी के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में शुरुआत होता है जेनेटिक्स से, पूरा डिटेल से आगे इसको में पढ़ाया जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो जेनेटिक्स है क्या? ठीक है, तो आपको यहाँ पे शुरू में हम आपको लिखते हैं यहाँ पे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जिसका हिंदी होता है आनुवंशिकी, आनुवंशिकी। ये क्या होता है आनुवंशिकी? ठीक है, ये जेनेटिक्स है क्या? देखिए, जेनेटिक्स की शुरुआत इस चैप्टर से होता है ना। तो ये जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी है क्या, किसको कहेंगे जेनेटिक्स? तो ध्यान से सुनिएगा। जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है, आनुवंशिकी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग जनको यानी माता पिता और उसके संततियों के समान तथा असमान गुणों का अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम अभी विस्तार से बताते हैं। यानी अगर जेनेटिक्स के बारे में आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक्स क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जनको को इंग्लिश में आप पेरेंट कह सकते हैं, पेरेंट्स, जनको पेरेंट्स एवं उसके या उनके लिख सकते हैं, एवं उनके संततियों में जो संतान उत्पन्न होंगे, संततियों को आप इंग्लिश में ऑफस्प्रिंग लिख सकते हो। संततियों यानी ऑफस्प्रिंग, इंग्लिश में इसको ऑफस्प्रिंग यानी संतति, उनके संततियों यानी ऑफस्प्रिंग के समान तथा, समान मतलब आप इंग्लिश लिख सकते हैं सिमिलर तथा असमान, है ना, असमान। इसको आप इंग्लिश से डिसिमिलर गुणों यानी लक्षणों, गुणों का अध्ययन करते हैं, गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे
जेनेटिक्स, जेनेटिक्स या ही इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं, है ना, कहते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से हम कहें कि इस चैप्टर में जेनेटिक्स से शुरुआत होती है। ये जेनेटिक्स है क्या, इसको तो डिटेल से पढ़ाएंगे ही, लेकिन पहले आप जानिए कि जेनेटिक्स में हमको पढ़ना क्या है, जेनेटिक्स कहते हैं किसको, ठीक है। तो देखिए आनुवंशिकी की बात करते हैं जेनेटिक्स का, तो जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है ना, जिसमें हम लोग, है ना, जिसमें हम लोग जनक माने माता पिता भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जनक इसलिए कर रहे हैं कि पेड़ पौधा को माता पिता कहना, तो जनक ही कह दीजिए, ठीक है। तो जनको यानी पेरेंट्स एवं उनके संततियों, जो जनक हैं उनके द्वारा जो संतति उत्पन्न होते हैं, है ना, तो उनके संततियों, जनक और संतति यानी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के समान तथा असमान गुणों का अध्ययन करते हैं। मतलब ये कि इसको में, इसका मतलब क्या, मतलब इस जेनेटिक्स में आप जनको यानी माता पिता और उसके बच्चे, यानी कहने का मतलब है उसके संतति के बीच क्या समानता है और क्या असमानता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतति उत्पन्न हुआ है तो उसको में दो जनक जो है भाग लेते हैं, नर और मादा, ठीक है। और दोनों जनकों के गैमेट्स यानी युग्मक के मिलने से जो है संतति का निर्माण आगे होगा जायगोट बनने के बाद। तो इसको में माता पिता या नर और मादा जो जनक हैं वो दोनों का गुण समझ जाएगा ना जी। तो दोनों का उसमें गुण गया है, तो कुछ गुण समान, तो कुछ नर का गुण मतलब माता पिता का गुण, और कुछ मादा का गुण यानी कि माता का गुण जाएगा उसको में। तो कितना समान दिख रहा है वो बच्चा अपने माता पिता के समान, और कितना भिन्नता है, मतलब डिसिमिलर कितना है, असमानता कितना है। इसी का जो कल्पना करेंगे, इसी का जो हम लोग अध्ययन करेंगे, इसी के बारे में जो पढ़ेंगे, उसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है। और ये जेनेटिक्स का जो शुरुआत है, ये तो कोई भी जीव, खास करके मनुष्य में देखिए व्यवहारिक तौर पर मानव जाति में कहीं पर भी कोई जन्म बच्चा पैदा लेता है तो जन्म लेते ही के साथ अनुभव लोग करने लगते हैं जेनेटिक्स का, आनुवंशिकी का। कैसे, देखिए व्यवहारिक तौर पे क्या कहते हैं कि ये तो मम्मी पर गया है, ये तो पापा पर गया है, ये तो मामा पर गया है ना, ये जो दादा पर गया है, ये दादी पर गया है। ये जो हम लोग अंदाजा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, देख के उसका चेहरा, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका समानता मिल रहा है, कुछ सिमिलरिटीज है, तभी तो हम लोग कहते हैं ये उसको पर गया, उसको पर गया का मतलब उसके जैसा लग रहा है, यही तो जेनेटिक्स है ना। तो ये जो और जो समानता नहीं मिल रहा है, लगता कि ये पूर्ण रूप से इनके जैसा नहीं है, कुछ चेंजिंग है, तो ये जो चेंजिंग है, ये असमानता है, तो इसका जो अध्ययन होगा समान और असमान गुणों का, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे, आनुवंशिकी कहेंगे, ठीक है। तो यही पढ़ना है इसको में। अब सवाल है कि जेनेटिक्स में जेनेटिक्स का क्या महत्व है। आनुवंशिकी के जरिए ये पढ़ कर करके कि मतलब कि मानव जीवन में या पूरी सृष्टि में इससे क्या, मतलब कि इससे फ़ायदा है, इसका क्या उपयोग, किस तरह से इसका महत्व को देखा जाए। तो देखिए जेनेटिक्स की अगर बात करते हैं तो जेनेटिक्स के माध्यम से बहुत तरह के इच्छित जीव पैदा किया गया, लाभदायक जीव पैदा किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि आनुवंशिकी के द्वारा या आनुवंशिकी के मदद से विभिन्न प्रकार के लाभदायक जीव या कह सकते हैं इच्छित जीव पैदा किया गया, जिससे जो है आर्थिक स्थिति भी सुधर सकता है, ज़्यादा पैदावार हो सकता है। देखिए ये जो जेनेटिक्स हम बता रहे हैं, ये जेनेटिक्स के माध्यम से
पेड़ पौधे में भी जेनेटिक्स के माध्यम से इच्छित फल, इच्छित सब्जी, है ना, इच्छित मतलब कि अनाज, हर जितने भी तरह कर करके हैं खाद्य पदार्थ, हम खाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसको जो है इच्छित तरीके से अच्छे क्वालिटी के प्राप्त कर सकते हैं। आए हुए मार्केट में देखेगा कि हाइब्रिड गेहूँ, हाइब्रिड धान, है ना, ये जो किसान जो लगाते हैं वह बीज मिलता है। यहाँ तक कि हाइब्रिड सब्जी, हाइब्रिड फल, जो ये सब है क्या, ये सब जेनेटिक्स के द्वारा ही ये सब करवाया जाता है। देखते हैं फूलगोभी नहीं, फूलकावा है ना, देखिएगा तो बड़ा बड़ा है, वो कैसे हाइब्रिडाइजेशन के से किया। छोटा छोटा रहेगा तो ज़्यादा वेट नहीं मिलेगा तो किसान को ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए फ़ायदा के लिए बड़ा बड़ा, अगर खेतों में बड़ा बड़ा फूल फरे तो अच्छी बात है ना जी। तो उसी तरह से पैदावार अच्छे क्वालिटी का हर तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हर तरह के फूल को जो है संकरण कराकर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराकर हर तरह के फल सब्जी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि जेनेटिक्स के द्वारा, है ना, जेनेटिक्स के द्वारा लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को प्रजनन करा कर करके, लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को प्रजनन करा कर करके और क्या किया जाता है, इच्छित गुणों वाले जीव पैदा किया जा सकता है। जैसे ये सिर्फ पेड़ पौधा में ही नहीं, जंतु में भी किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में गाय भैंस जो भी मवेशी पालते हैं, हम लोग जानवर पालते हैं, तो चाहते हैं कि अच्छा क्वालिटी के हो। अगर अच्छा क्वालिटी की गाय रहेगी तो ज़्यादा दूध देगी, नस्ल जो जानते हैं अच्छे नस्ल का होगा। तो अच्छे नस्ल के, देखिए क्या है कि हमारे देश में गाय की तो संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नस्ल उतना अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ के गायों को अच्छे नस्ल, जो कि आगे चैप्टर में है पढ़ना, बताएंगे वो आएगा, तो यहाँ के नस्ल गायों के नस्ल को सुधार किया गया। सुधार किया गया मतलब विदेशों के जो सांड का जो वीर्य है ना, कंटेनर में ला करके किसी तरीके से उसको ला करके और यहाँ के गायों के शरीर में, मतलब वेजाइना के जरिए उसके शरीर में प्रजनन अंगों तक पहुँचा करके हाइब्रिडाइजेशन करा करके अपेक्षाकृत अच्छे किस्म के मतलब कि उससे संतति पैदा किया जाता है। अगर वो बछड़ी हुई तो अच्छा दूध देने वाली होगी, क्योंकि पशु नस्ल सुधार हो रहा है, कुछ गुण आया उसको में विदेशी, मतलब मान लीजिए सांड का यानी बुल का जो बीज लाया गया उसका भी गुण उसको में आया। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से जो देख रहे हैं पशु नस्ल सुधार भी किया जाता है हर तरीके से। आप कौन उपयोग में लाते हैं, आप अगर कुत्ता पालते तो अच्छे किस्म का जो बहुत झावर कुत्ता है तो उसका भी नस्ल सुधार करके बनाया जा सकता है। या फिर गाय है, भैंस है, क्या आप किस जंतु को किस तरीके से उपयोग में लाना चाहते हैं उसके आधार पर आप संकरण कराएंगे। ठीक है, यही तो जेनेटिक्स का क्या है, फ़ायदा है। यानी आप कह सकते हैं कि लाभदायक लक्षणों वाले जो जीवों को, है ना, जेनेटिक्स के माध्यम से इच्छित गुण में बदला जा सकता है। यानी आपका यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आनुवंशिकी के द्वारा लाभदायक जीवों को प्रजनन कराकर इच्छित गुणों वाले जीव प्राप्त किया जाता है। देखिए जेनेटिक्स का ये महत्व है, ये कितना बड़ा महत्व है तो हम आपको समझाएंगे अभी। आनुवंशिकी के द्वारा लाभदायक जीवों को, जो लाभदायक जीव रहेगा उसी का ना प्रजनन कराएंगे जिससे कुछ फ़ायदा हो। तो लाभदायक जीवों को प्रजनन करा करके, अब चाहे वो पेड़ पौधा हो, फल सब्जी अनाज जो भी वाला हो, या फिर कोई जंतु हो, जैसे कि अभी हम अभी थोड़ी देर पहले अभी बताएं आपको। तो आनुवंशिकी के द्वारा लाभदायक जीवों को, जो लाभदायक जीव है जिससे आपको फ़ायदा मिले, उससे अच्छा प्रोडक्ट मिले,
जीवों को प्रजनन करा करके, है ना, रिप्रोडक्शन कराया जाएगा, प्रजनन करा करके इच्छित गुणों वाले जीव प्राप्त किया जाता है। इच्छित मतलब जो हम चाहते हैं कि ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, मतलब अच्छा दूध देने वाला, अब बढ़िया फल हो, बड़ा फल हो, जिससे ज़्यादा हम लोग को फायदा हो। तो ये जो है इसीलिए अनुवंशिकी के द्वारा जो है लाभदायक जीवों को प्रजनन करा करके के इच्छित गुण वाले जीव प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब सवाल है कि ये तो ठीक है, ये सब आप जान गए। अब आगे है, इसको देखिए, आप इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको मिटा देंगे आगे। अब है आगे कि आखिर माता पिता का जो गुण है, यानी कहने का मतलब कि जो पेरेंट्स यानी जनकों का जो गुण है वो संततियों में पहुंच जाता है, तभी तो उसको में समानता दिखाई देता है। तो वो जो गुण पहुंचा उसे क्या कहते हैं? ये माता पिता का गुण अगर बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए, संचरित हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, जनकों का गुण, या कह सकते हैं कि संततियों में जनकों का गुण के संचरण को, संततियों में जनकों के गुण के संचरण को यानी ट्रांसमिशन को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं उसको इंग्लिश में, यानी आनुवंशिकता। देखिए, जिस चैप्टर में पढ़ रहे हैं समानता और असमानता, तो उसको आनुवंशिकी कह दिया, जेनेटिक्स कह दिए, लेकिन किस तरह से पहुंच रहा है, मतलब माता पिता का गुण जो उसको बच्चे में पहुंच रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? आनुवंशिकता कहेंगे। क्या कहेंगे? आनुवंशिकता, यानी कह सकते हैं उसको हेरिडिटी। और जो गुण पहुंचा माता पिता का उसके बच्चे में, जो गुण शो कर रहा है माता पिता का लक्षण वाला, जो अपने जनकों का स्वभाव दिखा रहा है, उस गुण को हम लोग कहेंगे हेरिडिटरी कैरेक्टर, यानी आनुवंशिक गुण। ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि संततियों में जनकों यानी पेरेंट्स, संततियों में जनकों यानी पेरेंट्स के गुणों के संचरण को आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी कहते हैं। याद देखिए, ध्यान समझिएगा, संततियों में जो गुण आया, यानी संततियों में जनकों के गुणों के संचरण को, संतति में जो जनक का गुण संचरित हुआ है, जनकों का गुण जो संततियों में संचरित हुआ है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। अब सवाल है कि ये जो जनकों का जो गुण है ना, जनकों का जो गुण है वो बच्चों में यानी उसके संततियों में किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है, यानी किस प्रकार से संचरित होता है, कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो जनकों का जो गुण है ना, ये जनकों का जो गुण है, ये संततियों में जो है ट्रांसफर, जो संततियों में जो संचरित होते हैं, वो गैमेट्स के माध्यम से होते हैं। याद कीजिए, आपको हम रिप्रोडक्शन से चैप्टर में तीसरा में हम आपको पढ़ाए थे गैमेट्स क्या है। तो गैमेट्स के द्वारा वो जो है संचरित होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं संततियों में पैतृक लक्षणों यानी पेरेंटल कैरेक्टर्स के संचरण को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। लेकिन क्या है कि पैतृक लक्षणों का संचरण उसके संततियों में गैमेट्स द्वारा होता है। यानी अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि पैतृक लक्षणों का मतलब पेरेंटल कैरेक्टर्स, पेरेंट में दोनों माता पिता दोनों जगह, पेरेंटल कैरेक्टर्स यानी पैतृक लक्षणों का
संचरण उसके संततियों में, उसके संततियों में युग्मकों द्वारा, ये युग्मकों यानी गैमेट्स, गैमेट्स द्वारा होता है। देखिए समझिएगा, पैतृक लक्षणों यानी पेरेंटल कैरेक्टर्स, है ना, पैतृक लक्षणों माने पेरेंटल कैरेक्टर्स का संचरण उसके संततियों में, मतलब जो पेरेंट्स है उसके संततियों में युग्मकों यानी गैमेट्स द्वारा होता है ना, ये गैमेट द्वारा ही होता है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि संततियों में जो माता पिता का जो गुण है वो युग्मकों द्वारा ही ट्रांसफ़र होता है, युग्मकों द्वारा ही जो है स्थानांतरित होता है, संचरित होता है, ठीक है, उसी के द्वारा संचरित होता है, युग्मक द्वारा संचरित होता है। देखिए आप इसको समझिए कि कैसे संचरित होता है, इसको तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन पहले तो हम आपको तीसरा चैप्टर में इसको बहुत अच्छा से ही तो देख लीजिए, इसको बहुत अच्छा से हम आपको समझा चुके थे। जैसे देखिए गैमेट्स है, गैमेट्स यानी युग्मक, युग्मकों। अब ये युग्मक जो है दो प्रकार का होता है, एक आप जानते हैं कि मेल गैमेट, मेल गैमेट यानी नर, नर युग्मक, है ना, और दूसरा है फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक, है ना। तो नर युग्मक में कौन हो सकता है? नर युग्मक में आप ले सकते शुक्राणु का, शुक्राणु, स्पर्म इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ये क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, मतलब अगुणित, क्रोमोसोम की आधी संख्या। और मादा युग्मक कौन हो सकता है? अंडाणु ले लीजिए, अंडाणु, ओभम यानी अंडाणु होगा। ये भी हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड मतलब अगुणित, क्रोमोसोम की आधी संख्या। अब ये शुक्राणु और ये अंडाणु जब दोनों फ्यूजन करेगा, है ना, यानी फ्यूजन, दोनों संलयन करेगा तो क्या बनेगा जी? जायगोट बनेगा, यानी युग्मनज। युग्मनज बनेगा, है ना। नीचे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, युग्मनज। और ये युग्मनज वृद्धि और विकास कर करके ये तो जायगोट बना, है ना, यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों युग्मक जब आपस में संलयन किया, फ्यूजन किया, तो क्या हो गया? युग्मनज यानी जायगोट बना। और ये जायगोट वृद्धि और विकास करके क्या बना दिया जी? एम्ब्रियो। अब किसी का हो, पौधा का हो या जंतु का हो, यहाँ तक तो दूरी तय करेगा, दोनों एक समान रूप से। भ्रूण बन गया, एम्ब्रियो बन गया, है ना। और यही भ्रूण वृद्धि और विकास करके जिस तरह के जीव होगा, जिसका जेनेटिक्स है, इसका जिसका भी जेनेटिक्स है, ये जिसका भी गुण इसको में गया है, एम्ब्रियो, वो अपने जाति के अनुसार इसको में संतति पैदा कर देगा, पौधा हो या जंतु हो, यानी संतति, संतति, है ना, ये संतति उत्पन्न कर दिया। तो देखिए तो गैमेट्स, नर युग्मक यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिला, जैसे कि मेल गैमेट स्पर्म शुक्राणु और फीमेल गैमेट मादा युग्मक मतलब ओभम अंडाणु, ये दोनों हैप्लॉइड है, ये दोनों मिला तो ये जायगोट बन गया। जायगोट क्या होगा? यहाँ 2n हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, है ना। तो n मिला तो 2n बन गया, यानी कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिला तो डिप्लॉइड बन गया, यानी क्रोमोसोम की पूर्ण संख्या आ जाएगा।
और ये वृद्धि और विकास कर करके जायगोट हम बताते कैसे वृद्धि और विकास किया तीसरा चैप्टर में, क्या बना देगा, भ्रूण बन जाएगा। अब भ्रूण से पुनः क्या बन जाएगा, संतति बन जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि माता पिता यानी जनकों का गुण जो है संततियों में जो ट्रांसफ़र है यानी संचरित हो रहे, कहाँ से आता है, युग्मकों से होता है। ये युग्मक किसका है, माता और पिता के युग्मक से। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, और एक मिनट इसको उतारिए, इसमें हम थोड़ा मुँह कान पोंछ लेते हैं बढ़िया से। अब देखिए, अब है कि ये जेनेटिक्स जो पढ़ रहे हैं, इस जेनेटिक्स शब्द का उच्चारण किसने किया था, कौन दिया था नाम जेनेटिक्स, है ना। तो जेनेटिक्स शब्द का उच्चारण जो है एक वैज्ञानिक थे विलियम वाटसन, है ना। इन्होंने 1906 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का उच्चारण किए थे। यानी आप कह सकते हैं कि सर्वप्रथम विलियम वाटसन, देखिए हिंदी उच्चारण भी लिख सकते हैं, हिंदी तो आप इसका लिख भी सकते हैं कि विलियम वाटसन। विलियम वाटसन, सर्वप्रथम विलियम वाटसन नाम के एक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में जेनेटिक्स, एक्चुअली में जेनेटिक्स का शब्द का ही उच्चारण किए थे ये। अनुवंशिकी तो हिंदी हम लोग समझने के लिए लिख देते हैं, जेनेटिक्स आप चाहें समझने के लिए तो अनुवंशिकी, अनुवंशिकी शब्द का उच्चारण किया था। देखिए सर्वप्रथम विलियम वाटसन नाम के एक वैज्ञानिक जो है जेनेटिक्स शब्द का उच्चारण किया था। किसने किया था, विलियम वाटसन नाम के वैज्ञानिक जेनेटिक्स शब्द का उच्चारण किया था। लेकिन ये शब्द का उच्चारण, नाम तो दे दिए थे जेनेटिक्स, लेकिन इसको विस्तार पूर्वक जो पढ़े जेनेटिक्स के बारे में, वो महान वैज्ञानिक कौन थे पता है, जानते भी होंगे आप लोग, 10th में पढ़े भी होंगे। वो महान वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, बड़ा ही महान वैज्ञानिक है। इसलिए महान वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जेनेटिक्स जो लिखे, उसके बाद जितना भी वैज्ञानिक प्रयास किए, जितना भी तरह के जेनेटिक्स लिखे, वो सब इनके बताए हुए नियमों पर ही आना पड़ा। इसलिए इनको जेनेटिक्स के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। जेनेटिक्स के पिता यानी जेनेटिक्स के जनक भी कहते हैं, जान गए। यानी मेंडल्स के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना भी है। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जेनेटिक्स के नियमों का अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। यानी जेनेटिक्स यानी अनुवंशिकी, अनुवंशिकी, यहाँ पे अनुवंशिकी होगा, अनुवंशिकी का अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल, बड़ा ही महान वैज्ञानिक थे, बहुत बड़ा नाम है ग्रेगर जे है ये ग्रेगर
जॉन, डबल एन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसलिए इन्हें आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक या पिता, जेनेटिक्स के जनक या पिता भी लिख सकते हैं, जनक कहते हैं, जेनेटिक्स के जनक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जनक भी कहते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है, हिंदी में थोड़ा उच्चारण देखना पड़ता है। ग्रेगर जॉन मेंडल यानी आनुवंशिकी का अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल है ना ने किया था, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी के पिता भी कहते हैं। यही ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक बहुत सारा नियम लिखे, नियम बताएं, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं अगला कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन कौन नियम लिखे, उनके बारे में जीवनी, उनकी कहानी है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है उनका, कि ग्रेगर जॉन मेंडल इतना बड़ा वैज्ञानिक कैसे बन गए, वो कहाँ से शुरू किए थे, वो सब बताएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये वीडियो देखने के लिए ये हम तो यूट्यूब चैनल पर इसको डालेंगे ही, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप जो है CBC बाय ओम प्रकाश सर, आप कहें CBC माने कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी होता है, उसको कीजिएगा तो आएगा वीडियो। हो सकता है यूट्यूब चैनल पर दूगो कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी के नाम से आ जाए। तो पहले वाला वीडियो से डिलीट हो चुका है, किसी तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, उसमें हम वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको छोड़ दिएगा, उसको में वीडियो डाला नहीं होगा तो समझिएगा वो नहीं है। ऐसे भी वो मतलब कि वो हमारे मतलब कि हमसे उसमें वीडियो डला नहीं पा रहा है, इसलिए इसको मैं वीडियो है 5वां चैप्टर से शुरू होगा, उसी को आप लोग देखेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब प्रतिदिन हम वीडियो डालेंगे और एक दिन के अंदर लिख पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना। हम ये यूट्यूब चैनल पर खास करके स्टूडेंट्स जो आप लोग जो बैठे हुए हैं उनके लिए हम बना रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, है ना। अगर लाइक करेंगे और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा, हम अगले वीडियो में आपका आंसर बता देंगे कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो समय समय पर हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना लिखिएगा। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो, ठीक है। और सबसे पहले तो एकदम सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपको और बढ़िया से वीडियो बना के दे सकें कि आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब लाइक किए हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए। अगला वीडियो कल देखेंगे, ठीक है। तो अगला हम इससे चलेंगे, एकदम स्थिर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम अगला वीडियो बनाएंगे कल, ठीक है। तो देखिए इसको।
थैंक यू, धन्यवाद।